चरखी दादरी में किसने नहीं भरा बिल? कौन सा डिपार्टमेंट है डिफॉल्टर? वो सारी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं पीपीटी से, पीपीटी न्यूज की तरफ से। अगर आपने बिल अदायगी नहीं की तो 1 महीने में कट सकते हैं आपके बिजली के कनेक्शन और हो सकता है सड़कों पर अंधेरा। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, पीपीटी न्यूज पर बने रहें। देश विदेश, भारत और हरियाणा की अहम खबरों को देखने के लिए पीपीटी न्यूज। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका भाई संजय रामफल। करते हैं फटाफट देश विदेश की खबरों की तरफ रुख, बने रहें हमारे साथ। देश विदेश में क्या रहा, भारत में क्या रहा, हरियाणा में क्या हुआ, वो तमाम मौसम की जानकारी सहित इस बुलेटिन में बने रहें हमारे साथ। 3 मई 2024 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। इस तिथि पर शतभिषा नक्षत्र और ब्रह्मा योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:44 तक रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में मौजूद रहेंगे। क्या रहेगा हरियाणा में, भारत में मौसम? हरियाणा समेत इन राज्यों में तूफान के साथ बारिश की संभावना। देखिए मौसम का पूरा पूर्वानुमान। पंजाब राजस्थान में भी बारिश की संभावना, मिलेगी गर्मी से राहत। पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आया और यह श्रृंखला मई शुरुआत में जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में पहाड़ गर्मियों में भी बर्फ से ढके रहते हैं। इसके कारण दिल्ली सहित कई मैदानी इलाकों में तापमान कम हो रहा है, जिसका मतलब है कि मैदानी इलाकों में गर्मी और भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। अब एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके प्रभाव में बर्फबारी और बारिश जारी रहने वाली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 3 मई से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव में 3 से 6 मई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि 4 से 6 मई 2024 के दौरान उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना बताई गई है। वहीं 3 मई तक उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज हवाएं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। बात करें दिल्ली के मौसम की तो विशेष रूप से दिल्ली के मौसम की बात करें तो आज और कल यानी के दौरान तेज हवाएं चलेंगी 3 मई तक, जिसमें गर्मी से राहत मिलेगी। इसके बाद 4 मई की शाम और रात में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी, आंधी या धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना बताई जा रही है। हालांकि इससे पहले दिन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बात करें 7 मई को फिर से हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि 4 मई को अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री रहने की संभावना है, जिसमें गर्मियों की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। केवल एक दिन का तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था अप्रैल में। वहीं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 5 से 8 मई 2024 के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यानम तेलंगाना, रायलसीमा तमिलनाडु, पुडुचेरी और क्राइकल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल और माहे में गरज के साथ बौछारें और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। अब एक खबर लेते हैं चरखी दादरी से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकारी कार्यालय ही बिजली निगम की डिफॉल्टर सूची में सबसे ऊपर है। लगातार नोटिस जारी करने पर भी सरकारी विभाग अपना बिजली का बिल नहीं भर रहे।
जिससे निगम में राजस्व में घाटा होता जा रहा है। लेकिन अब अपना घाटा दूर करने के लिए निगम ने आम डिफाल्टर उपभोक्ताओं की तरह सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए सभी डिफाल्टर विभागों को नोटिस जारी कर 1 माह का समय दिया है। इन विभागों का बिजली कनेक्शन कटता है तो सीधे तौर पर जनता को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि बिजली निगम की डिफाल्टर सूची में सिंचाई विभाग, नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी विभाग भी शामिल है, जिनसे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। अगर बात करें तो 370 डिफाल्टरों में से 165 के काटे कनेक्शन। विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 377 कनेक्शन डिफाल्टर थे जिन्होंने बिजली निगम का बिल नहीं भरा। ऐसे में पिछले माह ही निगम ने अभियान चलाकर विभिन्न विभागों के 165 डिफाल्टर कनेक्शन काटे थे। अब 205 डिफाल्टर कनेक्शन बचे हुए हैं। इन कनेक्शनों को काटने के लिए बिजली निगम ने सभी को 1 माह का नोटिस जारी कर दिया है। इस माह यह बकाया बिल नहीं भरते हैं तो अगले माह जून में यह कनेक्शन काटे जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि जाने किस सरकारी विभाग के कितने कनेक्शन हैं। जी हाँ, जो डिफाल्टर हैं, विभाग हैं, डिफाल्टर कनेक्शन हैं, डिफाल्टर बकाया, वो तमाम जानकारी हम आपको देते हैं, जिसमें ग्रामीण चौपाल भी हैं। 82,57,000 नप स्ट्रीट लाइटें बताई जा रही हैं। 10,34,000 सिंचाई विभाग, 31 और 3 करोड़ 26 लाख पीडब्ल्यूडी वर्कर्स, 123 और 1 करोड़ 58 लाख बकाया नहीं भरा तो शहर की सड़कों पर छा जाएगा अंधेरा। वहीं बात करें नगर परिषद की स्ट्रीट लाइटों के, शहर में करीब 30 बिजली कनेक्शन है। स्ट्रीट लाइटों के बिजली के बिल पिछले लंबे समय से बकाया हैं। अब बकाया बिल भरने के लिए बिजली निगम ने नोटिस जारी कर 1 माह का समय दिया है। अगर इस माह में स्ट्रीट लाइटों का बकाया 10,34,000 रुपये बिल नहीं भरा तो जून में इनका कनेक्शन काट दिया जाएगा, जिससे शहर की सड़कों पर अंधेरा छा जाएगा। वहीं बात करें डिफाल्टरों के काटे जाएंगे कनेक्शन। एक्शन, बिजली निगम के एक्शन अमित कंबोज ने जानकारी देते हुए बताया कि डिफाल्टर विभागों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर बकाया बिल भरते हैं तो 1 माह के बाद इनके कनेक्शन काटे जाएंगे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष कार्य बल एसटीएफ ने नोएडा में एक व्यक्ति को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग कर बनाए गए एक नकली वीडियो को फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने इस निगरानी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि वीडियो को असली दिखने के लिए बदला गया था और इसे झूठ फैलाने और देश के खिलाफ विचारों का समर्थन करने के उद्देश्य से साझा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को आरक्षण के वादों को लिखित में देने की चुनौती दी है। उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों को जल्दबाजी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने और उन्हें ओबीसी कोटे का एक हिस्सा आवंटित करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से यह लिखित आश्वासन मांगा है कि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग में मौजूदा कोटे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उन्होंने कांग्रेस की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया और धर्म के आधार पर आरक्षण न देने या मौजूदा आरक्षणों में परिवर्तन न करने की लिखित गारंटी की भी मांग की है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बाल विवाह रोकने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश बुधवार को जारी किया गया है, जिसमें 10 मई को आने वाले अक्षय तृतीया त्योहार पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो परंपरागत रूप से क्षेत्र में कई बाल विवाहों के साथ जुड़ा हुआ है। यह फैसला एक जनहित याचिका PIL पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें इन अवैध विवाहों को रोकने के लिए न्यायिक मांग की गई थी। 2006 के बाल विवाह निषेध अधिनियम के बावजूद अदालत ने माना कि सरकारी प्रयासों के कारण बाल विवाह में कमी आई है, लेकिन अभी जारी है। गांव के मुखिया और पंचायत सदस्यों को चेतावनी दी गई है कि यदि कोई बाल विवाह होता है तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा में कहा कि पिछले चुनाव में किए गए 10 लाख नौकरियों के वादे में से 5 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं, बाकी 5 लाख 1 साल में दे दी जाएंगी। उन्होंने राजद कार्यकाल की आलोचना करते हुए विकास कार्यों की चर्चा और विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाया। नीतीश ने जातीय जनगणना और उच्च वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने की बात भी कही। दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति BRS की MLC के कविता की जमानत याचिका पर फैसला 6 मई तक टाल दिया है। कविता, जिन्हें उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में ED और CBI ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने अपनी चिकित्सा स्थिति का हवाला देते हुए जमानत की मांग की और CBI पर बिना सबूत के आरोप लगाने का भी आरोप लगाया। भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से नामांकन भरा। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उपस्थित थे। नामांकन से पहले रोड शो में भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास रखती है। कमलजीत के जन समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और विकास पर जनता के विश्वास की बात कही। वे दक्षिणी दिल्ली की पूर्व मेयर रही हैं और आपके महाबल मिश्रा से मुकाबला है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के केसरगंज लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा रायबरेली से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 17वीं सूची और ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। कर्नाटक के शिवमोगा में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता दल सेक्युलर JDS के सांसद प्रज्वल रैना पर सामूहिक बलात्कार और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रेवना को समर्थन करने का आरोप लगाया, जो कि महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों में घिरे हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुद्दा केवल एक ही यौन कांड का नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार का है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी BJP और JDS के बीच गठबंधन को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने इस व्यक्ति के लिए वोट मांगने के निर्णय पर सवाल उठाए, जिससे उन्होंने सामूहिक बलात्कारी कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैलियों में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में हार का सामना करेगी। उन्होंने कांग्रेस ढूंढो यात्रा शब्द का इस्तेमाल कर कांग्रेस के प्रचार प्रयासों का मजाक उड़ाया। शाह ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव पर अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम से दूर रहने का आरोप लगाया।
यह संकेत देते हुए कि वो वोट खोने के डर से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने और भारत को एक शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने पर चुनाव के फोकस पर जोर दिया। साहा ने यह भी आश्वासन दिया कि भाजपा हाशिए के समुदायों के लिए आरक्षण को बनाए रखेगी और कांग्रेस पर झूठ फैलाने और चुनावी लाभ के लिए आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भाई भतीजावाद का भी आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव के परिवार के सदस्यों को विभिन्न सीटों के लिए दौड़ाने की भी बात कही। सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने अहमदाबाद में कहा कि जनता उनके पति के साथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान उनके पति को जेल में बंद कर उनकी आवाज दबाई जा रही है। सुनीता ने राजनीतिक में आने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी राजनीतिक भूमिका पर चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताया, जबकि बीजेपी ने इसे जांच एजेंसियों का स्वतंत्र कार्य बताया। न्यू जर्सी की एक अदालत ने 31 वर्षीय क्रिस्टोफर ग्रेगर पर अपने बेटे कोरी मिचुएलो को 2021 में ही मौत के लिए हत्या का मुकदमा चल रहा है। ग्रेगर के वकील बारियो गैल्चो ने जूरी को चौंकाते हुए दावा किया कि 6 वर्षीय कोरी की मौत कुछ हफ्ते पहले हुए कठोर ट्रेडमिल व्यायाम से नहीं बल्कि निमोनिया से हुई थी। अभियोजकों का कहना है कि बच्चे की मौत ग्रेगर द्वारा की गई लगातार दुरुपयोग का परिणाम थी और उन्होंने अंटार्कटिका हाइट्स क्लब हाउस फिटनेस सेंटर का एक विचलित करने वाला वीडियो पेश किया, जिसमें ग्रेगर कोरी को ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए मजबूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे उसे कई बार गिरना पड़ा। भावनात्मक सुनवाई के दौरान कोरी की मां ब्रे मिचलियो वीडियो चलाए जाने पर आंसू बहाती नजर आई। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की संपत्ति देखकर चुनाव आयोग ने अफसर भी हैरान, कई बैंकों में नहीं इतना पैसा। अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक छठी बार हिजली क्षेत्र मैदान में है। नामांकन पत्र दाखिल के दौरान हल्फनामे में उनकी घोषित संपत्ति जानकर चुनाव आयोग के अधिकारी भी दंग रह गए। पटनायक की कुल संपत्ति 71 करोड़ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोकसभा चुनाव में पर्चा दाखिल किया है। वह हिजली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपना पर्चा दाखिल करने के साथ ही अपनी घोषित संपत्ति का भी खुलासा भी किया है, जिसे देखकर चुनाव आयोग के अधिकारी भी दंग रह गए। पटनायक की संपत्ति इतनी है कि कई बैंकों को वह खुद लोन दे सकते हैं। उनकी संपत्ति के खुलासे के बाद से पटनायक चर्चा में आ गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा चुनाव के समक्ष हल्फनामे के जरिए जारी किया है। पटनायक ने पैच के हल्फनामे के साथ दाखिल नामांकन पत्र 14.5 करोड़ रुपए से अधिक चल संपत्ति 57 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का उल्लेख किया है। उनकी कुल संपत्ति 71.7 करोड़ रुपए बताई गई है। पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति 7 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ी। वर्ष 2019 में उनकी संपत्ति 63.70 करोड़ बढ़ी। करोड़ों के घर और हीरे माणिक और चांदी के गहने पटनायक की चल संपत्ति के कई बैंकों और डाकघरों में फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल है। भुवनेश्वर में 13.66 करोड़ रुपए का घर, साथ ही नई दिल्ली में 43.35 करोड़ का एक घर के मालिक भी है। नवीन पटनायक के ने नई दिल्ली आवास में 50% की हिस्सेदारी और नवीन आवास और भुवनेश्वर में 2/3 शेयर है। पटनायक के पास ज्वेलरी की बात करें तो मानिक, हीरे और चांदी 45.77 ग्राम है, जिनकी कीमत करीब 4.7 लाख रुपए है। कांग्रेस मर रही है, लेकिन पाकिस्तान शहजादे को पीएम बनाने का उतावला है। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा तंज। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पीएम ने यह टिप्पणी इमरान खान के करीबी नेता फवाद खान की टिप्पणी के बाद की।
अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा तंज कसा है। गुजरात के आणंद में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम मोदी कि पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए यह दुआ कर रहे हैं और शहजादे को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पीएम मोदी ने यह टिप्पणी पीटीआई प्रमुख इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट के बाद की। चौधरी ने अपने हैंडल पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का समर्थन करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें राहुल गांधी अयोध्या में हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। फवाद चौधरी ने इस वीडियो को एक्स हैंडल पर दोबारा पोस्ट करते हुए लिखा है कि राहुल ऑन फायर। फवाद चौधरी की टिप्पणी से वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई के नेता की पोस्ट का जिक्र करते हुए चुनावी रैली में राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि संयोग देखिए, आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहराया कि जब तक वे जीवित हैं तब तक धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देने देंगे। मोदी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस में अपने घोषणा पत्र में लिखित में कहा है कि अब जो सरकारी टेंडर होंगे उसमें भी मुसलमानों के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा। अब सरकारी ठेकों में भी धर्म के आधार पर आरक्षण लाया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की शीघ्रता से पूरा किया जाए। अब खबर चरखी दादरी से। निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला के सभी सेक्टर ऑफिसर व ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पोलिंग स्टेशन का दौरा करके वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर लें। किसी मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं की तो कमी नहीं है, उसे तुरंत पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि दादरी जिले में 482 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहां बिजली, पानी, रैंप, फर्नीचर, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय व सभी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर उनकी लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र व पोलिंग बूथ का नंबर अंकित होना चाहिए और अधिकारियों को अपने अधीनस्थ मतदान केंद्रों का संख्या नंबर भी ज्ञात रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने क्षेत्र का दौरा करते समय लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने के लिए भी प्रेरित करें। अपने क्षेत्र के अधिकारी यह ध्यान रखें कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। किसी प्रकार की गड़बड़ी या तनाव की स्थिति बनती है तो उसका समाधान करें। सुरक्षा दस्ता अधिकारियों के साथ मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात सेक्टर ऑफिसर हर 2 घंटे के बाद पोलिंग रिपोर्ट भिजवाएंगे। मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम मशीन को बंद करना जरूरी है। चुनाव का जो भी सामान बचा हुआ है या जमा करवाना है उसे संबंधित मतगणना केंद्रों में तसल्ली से सुपुर्द करें और इसकी रिपोर्ट एआरओ से प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों को संबोधित करने वाहनों पर माइक सिस्टम भी लगवाए जाएंगे। चुनाव कार्य ही है सबसे पहली प्राथमिकता। जी हां, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चुनाव से संबंधित कार्य करना सबसे पहली प्राथमिकता है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव कार्यों को तत्परता के साथ पूरा किया जाए। चुनाव के कार्य में कोताही के लिए कोई स्थान नहीं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि चुनाव संपन्न होने तक सभी अधिकारी व कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन हैं और सभी को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना है। चुनाव के दौरान बिना अनुमति के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को के स्टेशन छोड़ने पर रोक है। बिना पूर्व अनुमति के किसी को भी अवकाश नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी टीमें आपस में
समन्वय बनाकर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरी टीमों को भी सूचित किया जा सके और समय पर कार्यवाही हो सके। चुनाव के दौरान कानूनी एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना, आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना और खर्चा मॉनिटरिंग करना ही मुख्य कार्य है। वीडियो सर्विलांस टीम को कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग समय पर हर रोज व्यूइंग टीम को उपलब्ध करानी है। उसके बाद खर्चे के अनुमान के साथ ब्यूरो अकाउंट टीम को भेजा जा सकता है। वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम और अकाउंटिंग टीम का खर्चा मॉनिटरिंग में अहम काम है। किसी कार्यक्रम की स्वीकृति या नहीं है, रिकॉर्डिंग हर कार्यक्रम की होनी चाहिए। अगर स्वीकृति के बिना कोई कार्यक्रम किया जा रहा है तो उस पर कार्यवाही संबंधित टीम द्वारा की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कुर्सी, मेज, शामियाने से लेकर खाने पीने सहित हर प्रकार की चीजों के रेट निर्धारित हैं। इन्हीं रेट के अनुसार शैडो रजिस्टर में खर्चे की एंट्री की जानी है। सभी टीमें अपने ड्यूटी स्थानों पर उपस्थित रहकर हर गतिविधि का रिकॉर्ड करवाए और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में अपना सहयोग दें। तो दोस्तों, ये थी चरखी दादरी की अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलेंगे हम आपको इसी वक्त इसी समय नई खबरों के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमारी पीपीटी न्यूज की सभी लोगों से अपील है कि आने वाली 25 मई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलें और लोगों को भी जागरूक करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।